हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो को कंसेप्ट लेक्चर की तरह नहीं देखना है। सिर्फ उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है जिसमें आप अटक गए हैं और आपने काफ़ी बार ट्राई कर लिया है, फिर भी नहीं निकला है। यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय ए कंपनी ओवर द ईयर्स। ठीक है भाई, अलग अलग सालों में कितनी यूनिट्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर की हैं और कितनी यूनिट उसने बेच दी हैं, ये यहाँ पर गिवन है। इन करोड्स और करोड़ों में गिवन है। जैसे कि अगर आप 2003 में देखोगे और यहाँ पर ये क्या है, ये है जी सोल्ड का कि कितनी बेची हैं, और ये है मैन्युफैक्चर्ड का कि कितनी बनाई है। तो 2003 साल में कंपनी ने 4.5 करोड़ यूनिट्स बनाई हैं और 3.5 करोड़ यूनिट्स उस सामान की बेच दी है। ये सब डेटा के अंदर गिवन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ओवर द ईयर्स। तो भाई जितने भी यूनिट सोल्ड हुई हैं ओवर द ईयर्स उनकी एवरेज पूछी है, तो सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे जी 5 से। तो चलिए अभी कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर है 3.5 करोड़, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4 करोड़। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप इन सबको ऐड कर सकते हो और फिर 5 से डिवाइड कर सकते हो। 1 2 3 4 5, अपनी मर्जी है, कोई खास फर्क नहीं है। इन सबको ऐड करके फिर 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, या फिर पहले से ही 5 से डिवाइड करते रहो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे एक बार इन सारों की वैल्यू लिख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर है 5, देन यहाँ पर है जी 3, हाँ जी 3, और यहाँ पर है 6.5। तो एक तो मैं इन सबको ऐड कर दूँ कि भाई 6 और 4 10 और 8 18 और 3 21, फिर आगे है 0.5 और 0.5 22। तो ये हो गया जी 22 करोड़। तो 22 करोड़ का क्या मतलब है, अगर ये करोड़ों में है, 2 जीरो लगाई तो ये लाखों में हो गया, 2 जीरो लगाई तो हज़ारों में हो गया, और हज़ारों में हो गया तो 3 जीरो लगा दी, डिवाइडेड बाई 5, 5 दूनी 10, तो 22 दूनी 44, 44 के आगे 6 जीरो। तो यहाँ पर तो 3 और 4 7 हैं 44 के आगे, तो 44 के आगे 6 जीरो, 3 और 3 6, तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है, इजीली हम एवरेज निकाल सकते हैं। या फिर कभी कभी, मतलब मैं आपको जस्ट तरीका बता रहा हूँ, कभी कभी मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर मैंने 3.5 देखी, एग्जाम में ऐसे लिखते नहीं है हम स्क्रीन पर, तो उसको 5 से डिवाइड करके ऐसे लिख लिया 0.7, 5 7 35, 5 8 40, 0.8, बिकॉज ये 4.0 ऐसे ही है ना 4.0, तो 5 8 40, एक के बाद पॉइंट, तो देन एक, देन इसको डिवाइड किया 5 6 30, क्योंकि ये 3.0 हो गया, 5 6 30, देन 1.3, और इनको ऐड कर देता हूँ। ये जो भी आएगा ये भी करोड़ों में आ जाएगा जी, अपना 2.2 करोड़ हो जाएगा मेरे ख्याल। क्लियर है, 2.2 तो नहीं, 4.4 करोड़ हो जाएगा। क्लियर है। देन what is the respective ratio of the difference between the number of units manufactured and sold in year 2005 to the difference between number of units manufactured and sold in year 2006। तो क्या कह रहे हैं कि 2005 में जितनी यूनिट मैन्युफैक्चर हुई थी और जितनी बिकी थी उनके बीच में जो डिफरेंस है उसका रेशियो, और एग्जैक्टली वही डिफरेंस 2006 में मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड के बीच में है, उनका हमने क्या बताना है, रेशियो। तो 2005 में जितनी यूनिट मैन्युफैक्चर हुई थी और सोल्ड हुई थी, एग्जैक्टली आपको ये नहीं देखना यहाँ पर कि 5.5 करोड़ मैन्युफैक्चर हुई थी और 5 करोड़ बिकी है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि अच्छा ये इतना गैप है, ये जो एक गैप है, ये जो एक गैप है, इतना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये मेरे को पता है कि 5 और 6, ये पूरा गैप है 1 यूनिट का, और ये गैप है हाफ यूनिट का, तो मेरे को पता है हाफ यूनिट का गैप है 2005 में। फिर मैं देखूंगा 2006 में, 2006 में जो गैप है वो 1 यूनिट पूरी और उसके बाद एक और यूनिट पूरी, कंप्लीट 2 यूनिट का गैप है। तो एक्चुअल में ये वैल्यूज़ क्यों देखनी है कि भाई यहाँ पर 5 है यहाँ पर 3 है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी कभी ज़रूरत पड़े तो देख लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 0.5 का 4 गुना होता है 2, यानी कि 1:4। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। What is the respective ratio of the number of units manufactured in the year 2003? 2003 में जो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई हैं वो, उसका रेशियो किसके साथ, टू द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2007। तो 2003 में कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर हुई हैं, वो हुई हैं जी 4.5, और 2007 में कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर हुई हैं, वो हुई हैं जी 7.0। 7 हुई है ना, मैंने 7.0 लिख दिया ताकि इनको काट पाऊँ।
तो भाई इस पॉइंट से पॉइंट काट दिया मैंने, 5 9 45, 5 14 70, तो 9:14 इसका आंसर है। What is the approximate percentage increase in the number of units sold in year 2007 from the previous year? तो 2007 में जितने यूनिट सोल्ड हुई हैं, जितने यूनिट बिकी हैं, वो कितने परसेंट ज़्यादा हैं, कितना परसेंट इंक्रीज है पिछले साल के कंपैरिजन में? तो 2007 में जो यूनिट बिकी हैं वो है मेरे भाई 6.5, और पिछले साल में जो यूनिट बिकी थी वो है जी 3। तो 3.0 के कंपैरिजन में 6.5 कितने परसेंट ज़्यादा है? क्लियर है, यही देखना है। तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि भी कितना ज़्यादा है, 3.5 ज़्यादा है। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है? 3.5 का। तो 3 के ऊपर 3.5 का इंक्रीमेंट, यानी कि 100% से भी ज़्यादा का इंक्रीमेंट है। और हाँ, 190 का इंक्रीमेंट नहीं है, आप देख सकते हो कि 3.5 का इंक्रीमेंट है 3 पर इंटू 100। मैं तो डायरेक्टली देख पा रहा हूँ, कैसे आप भी डायरेक्टली देख पा रहे होगे कि भाई 30 से चीज़ 35 हो गई। अगर 30 से 35 नहीं हुई, सॉरी, 30 से चीज़ 65 हो गई, 30 के ऊपर 35 का इंक्रीमेंट। अगर 30 के ऊपर 30 का इंक्रीमेंट होता तो यानी कि वो तो है 100% का इंक्रीमेंट, और 5 का इंक्रीमेंट 30 पर, उसको क्या बोलते हैं 1/6, वो हो गया जी 16.66% का इंक्रीमेंट। तो ये सीधा सीधा देखते ही पता लग रहा है कि भाई 190% का इंक्रीमेंट नहीं है, 116.66% का इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। What is the difference between the number of units manufactured and number of units sold over the years? इतने सालों के दौरान जितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई हैं और जितनी बिकी हैं उनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो देखो यहाँ पर एग्जैक्टली ये जानना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर हुई हैं 4.5 और कितनी यूनिट बिकी हैं। आप ऐसे भी डिफरेंस निकाल सकते हो कि भाई यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, यहाँ पर देख लिया कि 5 यूनिट मैन्युफैक्चर हुई, यहाँ पर 4 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, ऐसे इन सब का डिफरेंस आपने लिख लिया। ऐसे भी आप डिफरेंस लिख सकते हो कि इतने सालों में कितने का डिफरेंस क्रिएट हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जितने भी यूनिट मैन्युफैक्चर हुई हैं सारे सालों में वो कितनी हुई हैं, और जितनी भी यूनिट बिकी हैं सारे सालों में वो कितनी बिकी हैं, वो भी आप देख सकते हो, और उन दोनों के बीच में भी अंतर देख सकते हो। या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो लाइन ग्राफ है इसका हमें फ़ायदा उठाना है। हमें एग्जैक्टली ये वैल्यूज़ क्यों देखनी है? सिर्फ ये देखो यहाँ पर कितने का फ़र्क है इन दोनों के बीच में। मुझे पता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, ये 1 यूनिट का है। सिमिलरली ये जो गैप है ये भी 1 यूनिट का है। ये जो गैप है ये हाफ यूनिट का है, मतलब कि 0.5 करोड़ का है। ये बड़े वाला गैप 1 करोड़ का है। ये जो गैप है ये 2 करोड़ का है। तो सीधा यहाँ पर देखते ही पता लग रहा है 1 करोड़ का फ़र्क यहाँ पर है, 1 करोड़ का फ़र्क यहाँ पर है, प्लस 0.5 करोड़ का फ़र्क यहाँ पर है, प्लस 1 करोड़ और 1 करोड़, 2 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पर है, और आधे करोड़ का डिफरेंस यहाँ पर है। तो डायरेक्टली पता चल रहा है 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो कुल मिलाकर 5 करोड़ का गैप है। 5 करोड़ का गैप यानी कि 5 करोड़, 5 करोड़ के आगे 2 जीरो लगा दो, ये हो गया 500 लाख, यानी कि इतने हज़ार, यानी कि 3 जीरो और लगा दो, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो होनी चाहिए आगे, तो भाई 3 और 4। क्लियर है? तो आंसर इज ऑप्शन है। या फिर कन्वेंशनली ऐसे भी देख सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अदरवाइज मैं ऐसे देख लेता हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं जी। द गिवन टेबल शोज द नंबर इन परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने आदमी काम कर रहे हैं ये बताया गया है, और वो क्या बताया गया है? इन परसेंट। मान लो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारे आदमियों को मैं यहाँ पर खड़ा करूँ, तो उसका 10% जितना ही बनता है उतने ए में काम करते हैं, उसमें से 22% बंदे बी में काम करते हैं, उसमें से 12% बंदे सी में काम करते हैं, 20% बंदे डी में, और 36% बंदे ई में। ऐसे ऐसे काम करते हैं। ठीक है, देन द टेबल ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। जो टेबल है वो मेल और फीमेल का रेशियो ही बताता है। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से कि डिपार्टमेंट ए में जितने भी बंदे काम करते हैं, जितने भी हों, जो टोटल बंदे थे उसका 10% ये बन गए हैं, लेकिन ये जितने भी आए,
अगर उसको हम 7:3 रेशियो में बांटेंगे, उसको अगर हम 10 हिस्सों में बांटें तो 7 हिस्से मेल के होंगे, 3 हिस्से फीमेल के। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जितने ही बंदे काम कर रहे हैं उसको अगर 7/10 करूंगा, टोटल 10 में से 7, उसके 7/10 बंदे मेल हैं और 3/10 बंदे फीमेल हैं। और आगे क्या बता रहा है टेबल, द टेबल ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो मेल्स एंड फीमेल्स का रेशियो बताता है टेबल, और द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज लिविंग इन सिटी जेड एंड एम्प्लॉयज लिविंग इन सिटी वाई। और टेबल ये भी बता रहा है इन दो चीज़ों का रेशियो कि कितने बंदे सिटी जेड में रह रहे हैं, कितने बंदे सिटी वाई में रह रहे हैं। यानी कि ये जो अपना डिपार्टमेंट ए है, अगर इसके पर्सनस को, इसमें जितने भी बंदे हैं, अगर उसको मैं 1:9 के रेशियो में बांटूं तो ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग जितने ही बंदे आएंगे वो सिटी जेड में रह रहे हैं, 9 के कोरस्पॉन्डिंग जितने ही बंदे आएंगे वो सिटी वाई में रह रहे हैं। और जो टोटल बंदे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो है मेरे भाई 80,000। तो अब बात क्लियर है कि अगर आपको ये निकालना है कि सिटी वाई में डिपार्टमेंट बी के कितने बंदे रहते हैं, तो आप क्या करोगे, टोटल ऑर्गेनाइजेशन में बंदे 80,000 हैं, डिपार्टमेंट बी में रहते हैं 80,000 के 22%, और डिपार्टमेंट बी में है 80,000 के 22%, और डिपार्टमेंट बी में जितने भी बंदे हैं अगर उनको 3:19 में बांटें तो 3 कोरस्पॉन्ड करता है सिटी जेड में रहने वाले को, और वाई रिप्रेजेंट करता है, वाई दर्शाता है सिटी वाई में रहने वालों को, ये 19 दर्शाता है। तो सिटी वाई में रहने वाले निकालने हैं तो टोटल 22 में से 19 बंदे सिटी वाई में रहते मिलेंगे, और ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ऐसे हम इसमें आगे मूव हो सकते हैं। या फिर देखो, टोटल ऑर्गेनाइजेशन में बंदे हैं 80,000, तो ये 80,000 का परसेंट है, ये भी 80,000 का परसेंटेज है, ये सारी परसेंटेज 80,000 की है। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे जाओ कि भाई 10/100 और 7/10 ऐसे करके जाओ, नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। आप इस सारी चीज़ों को जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे उसको 80,000 के परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि हमने कंसेप्ट लेक्चर में किया है। अगर इस 10% को मैं 7:3 रेशियो में बांट दूं तो यहाँ पर तो वैल्यूज इतनी ईजी हैं कि आपको इसका डाउट वीडियो देखना ही नहीं था। भाई 10% को 7:3 रेशियो में बांटोगे तो 7%:3% ये बट गया, सीधा सीधा बट रहा है। तो 80,000 का 10% जितना भी है उतने बंदे डिपार्टमेंट ए में रहते हैं, और 80,000 का 7% जितना भी है उतने बंदे मेल हैं डिपार्टमेंट ए के। ठीक है, 3% जितना भी है उतने बंदे डिपार्टमेंट ए के फीमेल हैं। सिमिलरली आपको कोई भी चीज़ निकालनी है कि मान लो यहाँ पर निकालना है कि भाई सिटी वाई में रहने वाले बंदे हैं वो कितने हैं, तो डिपार्टमेंट डी में 20% बंदे हैं। इस 20 को अगर मैं 1:3 रेशियो में बांटूँ तो कितने इजीली बांट सकते हो, 3 और 1 4, टोटल बंदों को रिप्रेजेंट करता है 4, 4 का 20 गुना, 4 का 5 गुना है ये 20, 5 गुना, तो इन दोनों को 5 गुना कर लो, 5 × 5 5 दिए 15। तो 20% को मैंने दो ग्रुप में बांट दिया। 20% किस चीज़ का 20% था, ये 20% था 80,000 का। तो 80,000 का 20% जो भी बनता है उतने बंदे डिपार्टमेंट डी के बंदे हैं। हाँ, और 20% को दो हिस्सों में बांट दिया कि ये जो 5% 1:3 रेशियो में बांट दिया कि 80,000 का 5% जो भी बनता है उतने बंदे डिपार्टमेंट डी के सिटी जेड में रहते हैं। 15% जो भी बनता है उतने बंदे डिपार्टमेंट डी के सिटी वाई में रहते हैं। तो यहाँ पर मैं इतनी देर से डेटा समझा रहा हूँ, जस्ट इसलिए समझा रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस पता लगे, अदरवाइज इतनी देर नहीं लगती है डेटा को समझने में। उसके बाद एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले हमें ये पता लग जाता है कि भाई कितना टाइम इसको बताने में लगेगा, ठीक है, और क्या बेस्ट वे है इसको बताने का, और वही हमें चाहिए। हाउ मैनी एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड सी टुगेदर आर लिविंग इन सिटी जेड। ए और सी डिपार्टमेंट के कितने बंदे सिटी जेड में रहते हैं। तो भाई डिपार्टमेंट ए में 10% बंदे हैं, इनको मैंने बांट दिया 1:9 रेशियो में, मुझे निकालना है ये सिटी जेड वाले। तो इसको 1:9 रेशियो में बांटोगे तो 1%:9% आएगा। तो 1% है किस चीज़ का 1%, 80,000 का। 80,000 का 1% जितना ही बनता है डिपार्टमेंट ए के उतने बंदे सिटी जेड में रह रहे हैं। और डिपार्टमेंट सी में 12% बंदे रहते हैं, उसको अगर मैं 5:1 रेशियो में बांटूँ तो 5 और 1 होता है 6, 6 का डबल है 12, तो इन दोनों को डबल करना पड़ेगा, 5 का डबल 10, 1 का डबल 2, तो सिटी जेड को रिप्रेजेंट करता है ये। तो 80,000 का 10% जो भी बनता है उतने बंदे
सिटी सी, डिपार्टमेंट सी के सिटी जेड में रहते हैं। तो टोटल जो हमें निकालना है वो 1 और 10 11, तो टोटल 11% हो गया। 11% किसका? 80,000 का। तो 80,000 का 1% क्या होएगा? 1% होएगा 800। 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो 1% आ जाएगा। तो 11 8 88, 8800 इसका आंसर हो जाएगा 8800। देन नेक्स्ट है मेल एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट ई इज व्हाट परसेंट ऑफ एम्प्लॉइज लिविंग इन सिटी जेड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। तो डिपार्टमेंट ई के जो मेल एम्प्लॉय है वो कितना परसेंट है डिपार्टमेंट ए के उन बंदों का जो सिटी जेड में रहते हैं? तो बहुत ही ईजी है, डिपार्टमेंट ई पर चलते हैं। डिपार्टमेंट ई में 80,000 का 36% बंदे हैं, इसमें मेल निकालने हैं। तो मेल 8 और 1 9, अगर टोटल 9 है तो ये 9 का 4 गुना है, तो इसको 4 गुना करो भाई 8 को, 8 का 4 गुना 32, तो 32% मेल रहते हैं। 32% किसका? 32% ऑफ 80 के। तो मैं एग्जैक्टली निकालूंगा नहीं कि कितने बंदे हैं, क्यों निकालें, नीचे भी 80,000 के परसेंटेज के रूप में ही रिजल्ट आएगा, तो क्यों निकालें, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ए के वो बंदे जो सिटी जेड में रहते हैं, तो डिपार्टमेंट ए में टोटल 10% रहते हैं बंदे 80,000 का, तो उसको मैं 1:9 में बांटूंगा। 9 और 1 10, टोटल को भी 10% रिप्रेजेंट करता है, रेशियो में भी 10, तो रेशियो वाली वैल्यू के बराबर ही परसेंटेज वाली वैल्यू है, यानी कि 1%। 80,000 का 1% जो भी बनता है उतने बंदे डिपार्टमेंट ए के सिटी जेड में रहते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1% ऑफ 80,000। सेम चीज़ का परसेंटेज है, ये सोचने की जरूरत भी नहीं। अब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू की कितनी परसेंट है वो कैसे निकालते हैं? ऊपर वाली वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आपने निकालनी है कि दूसरी वैल्यू की कितने परसेंटेज है, 32/1 × 100, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 3200% है। या फिर इंटू 100 करने की क्या जरूरत है, आपको डायरेक्टली दिख रहा है 32 गुना है, तो यानी कि भाई 3200% है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3। What is the ratio of male employee working in department B and D together? तो डिपार्टमेंट बी और डी में जो मेल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, टू द फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए एंड ई टुगेदर। डिपार्टमेंट ए और ई में जो फीमेल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इनका रेशियो। तो देखो डिपार्टमेंट बी में टोटल बंदे 22%, हमने निकालने हैं मेल। तो भाई टोटल रेशियो को जोड़ो जरा, 13 और 9 22, रेशियो में भी 22, एक्चुअल में भी 22। तो ये जो मेल का 13 है ये परसेंटेज में भी 13% आ गया। देन डिपार्टमेंट डी में चलते हैं, यहाँ पर टोटल है 5, 3 और 2 5, लेकिन परसेंटेज में है 20। तो परसेंटेज रेशियो का 4 गुना है, 5 चौके 20। तो रेशियो में मेल 3 है तो परसेंटेज में इसका 4 गुना 12% रहेंगे। तो 13% और 12%, इन दोनों को जोड़ोगे तो 25%। 25% ऑफ 80,000। अब डिपार्टमेंट ए और ई में चलते हैं, इनको रब करके। डिपार्टमेंट ए के अंदर टोटल बंदे हैं जी 10%, और फीमेल कितनी है? इसके अंदर फीमेल है 3। टोटल रेशियो भी 10 है, परसेंटेज भी 10 है, मतलब रेशियो की वैल्यू और परसेंटेज की वैल्यू बराबर है, तो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है 3% ऑफ 80,000। और डिपार्टमेंट ई के अंदर परसेंटेज है 36 और रेशियो है 8 और 1 9। 36 को 8 और 1 9 ऐसे बांटना है, तो 8 और 1 9, 9 चौके 36। तो रेशियो में जो चीज़ है उसकी 4 गुना है परसेंटेज। तो कुल मिलाकर 3 और 4 7% ऑफ 80,000 इतनी फीमेल वहाँ पर रहती हैं, और इन्होंने रेशियो ही पूछा है, तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 2। ये जो क्वेश्चन है ये इतने स्लो बताने के नहीं है जितने स्लो मैं बता रहा हूँ, लेकिन बिकॉज भाई बच्चा तभी आएगा जब उसको डाउट होएगा, तो इसीलिए मैं इस वे में बता रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चंस मेंटली भी किए जा सकते हैं। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी रेजिडेंट्स ऑफ सिटी वाई आर नॉट वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट? आर वर्किंग, सॉरी ये नोट कहाँ से आ गया, आर वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। तो सिटी वाई के कितने बंदे हर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज निकालनी है। तो चलो निकाल लेते हैं। सिटी वाई के सारे बंदे निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो चलो अभी निकालते हैं। देखो सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना जो मैंने गोल गोल की है, ये 10 है, 10 को 1:9 रेशियो में बांटना है, तो सीधा सीधा हमारे दिमाग में आ रहा है ना क्या है कि 9%। 22 को 3:19 में बांटना है तो 19%। 12 को 5:1 में बांटना है तो जी 2%। 5 और 1 6, 6 का डबल है ना ये, तो 1 का डबल। 3 और 1 4, 4 का 5 गुना है 20%, तो 3 का 5 गुना 15%। 13 और 5 18, 18 का डबल है 36%, तो 13 का डबल 26। तो अब आपको लगेगा कि यार यहाँ पर तो
13 और 5 18, 18 का गुना निकल रहा है, 3 और 1 4 का गुना निकल रहा है। अगर ऐसा ना हो तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं कंसेप्ट लेक्चर के अंदर, जब एग्जैक्टली रेशियो में ना डिवाइड हो, पॉइंट्स के अंदर आ जाए, तो वो भी पहले किए हैं। अब सिर्फ हमने एवरेज बतानी है, अभी बता देते हैं। तो भाई 19 और 9 28, 28 और 2 30, 30 और 15 45, 45 और 20 65, 65 और 6 71। तो ये सारा हो गया जी 71%। किस चीज़ का 71%? 80,000 का डिवाइडेड बाई 5, क्लियर है। और 80,000 का 1% है 800। तो अभी कर लेते हैं 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ जाएगी 0, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, एक कैरी, 16 7 112 और एक 113। तो यहाँ पर अपना आंसर आ गया ऑप्शन 1। What are the total number of employee in डिपार्टमेंट A एंड E टुगेदर? डिपार्टमेंट A और E में टोटल कितने एम्प्लॉई हैं? तो A में है जी 10%, E में है 36%, कुल मिलाकर हो गए 46%। किस चीज़ का 46%? 80,000 का। तो 80,000 का 1% क्या है? 800। तो 46% क्या होगा? 46 इंटू 800। तो एंड में लगेंगी 2 जीरो, 8 छके 48 और 8 चौके 32 और 4 36, 368 के आगे 2 जीरो। ऑप्शन 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन 6 यूनिट्स ऑफ ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर्स। कोई फैक्ट्री है, उसकी 6 यूनिट हैं, जैसे A B C D E F, और अलग अलग साल में किस यूनिट के अंदर कितने बंदे थे, ये यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 2000 द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स बाय यूनिट C। 2000 के अंदर यूनिट C ने जितने वर्कर एम्प्लॉय कर रखे थे, यानी कि 132। 132 is what percent of the total number of employed workers by all the units in the same year? कि उस सेम साल के अंदर सारी यूनिट्स ने जितने बंदों को एम्प्लॉय कर रखा था, उसका कितना परसेंट है ये, राउंडेड ऑफ टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंडेड ऑफ। तो अभी कर देते हैं, मतलब कि कन्वेंशनली निकालना पड़ेगा। तो देखो भाई, तो उसी साल यानी कि ईयर 2000 में सारी यूनिट्स ने जितने लोगों को एम्प्लॉय कर रखा था, तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, देखो ये 96 है ना, इस 4 को यहाँ पर मैंने 120 बना दिया, 4 को इसे दे दिया, तो ये बन गया जी 100। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि हमने इन सबको जोड़ना है। तो मुझे ये पता है कि 1 2 3 4 5 6, तो 600 तो ये हो गए। हर एक के सामने 1 लगा हुआ है ना, ऐसे हर एक के सामने 1, तो मैंने इसीलिए उसको 4 दिया था कि भाई मतलब कि हर एक 100 कुछ थे, 100 कुछ, तो सबको 100 कुछ बना दिया, सीधा सीधा 600। एक काम तो एक कम हो गया। अब बाकी जोड़ लेते हैं। 3 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13 और 4 17, 170। 600 और 170 770, प्लस उसके बाद है जी 6 और 2 8, 8 और 8 16, 770 और 16 786। क्लियर है? तो 132 इज व्हाट परसेंट ऑफ 786। और यहां पर हमने बताना है राउंडेड ऑफ टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि इसको कन्वेंशनल वे से करना पड़ेगा। 17.31, 17.21, 16.88, ऐसे पास पास भी हैं। ठीक है, तो फिर कन्वेंशनल वे से करना पड़ेगा। तो अभी करते हैं, देखते हैं भाई किस चीज़ से कैंसिल आउट होएगा। तो सबसे पहले तो ये 4 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 2 से कैंसिल आउट करते हैं। 2 छके 12, 2 छके 12, 2 तिये 6, 2 नी में 18, 2 तिये 6। उसके बाद भाई 3 से कैंसिल आउट होता दिख रहा है, तो 3 से ये जाएगा 22 पर, और 3 से ये जाएगा 1 3 1, और 1 3 1 किसी चीज़ से यहाँ पर कैंसिल आउट होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हमें 1 3 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 2200 को। तो भाई 13 से ये 2 पे तो जाएगा नहीं, 1 पे ही जाएगा। तो 131, 10 में से 1 गए 9, 11 में से 3 गए 8। देन उसके बाद कितने पे जाएगा? 13 7 91 पे जाएगा नहीं, सिर्फ मैं 13 से देख रहा हूँ 89 को। 13 6 78 इस पर जाएगा, तो 6 एकम 6, 13 6 78 786। देन 10 में से 6 गए, अगर 786 से 886 होता तो ये क्या होता? तो ये 100 होता, लेकिन उसे 4 ज़्यादा है, तो 104। तो 16 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि हमें पता है आंसर ये या ये होएगा। ये क्लियर है? उसके बाद देखते हैं कौन सा होगा। अब 104 पर ये जाएगा नहीं, मैंने पॉइंट लगा दिया, एक 0 चढ़ा दी। तो अब देखो ये 8 पर, तो अब आपको एक चीज़ दिख रही है 13 8 104 मेरे को साफ साफ दिख रही है, लेकिन उसके बाद 8 एकम 8 है, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये 8 पर जाएगा नहीं, 8 पर कंप्लीट नहीं जाएगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये 7 से भी बहुत दूर है, मतलब 16.78 या 16.79 ऐसा कुछ होएगा।
तो यहाँ पर 8 नहीं आएगा किसी भी कीमत में, 7 आएगा। तो अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 16.8 है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये मत सोचना कि राउंड ऑफ अप टू 2 प्लेसेस बोला, 2 प्लेसेस का ये मतलब है कि 16.7, मान लो आगे कुछ आ गया 9, कुछ 8, तो इस वाले प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, इस वाले प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो ये 16.7 समथिंग होएगा पक्का, तो 16.88 तो ये नहीं हो सकता ना किसी भी कीमत पर, कि राउंड ऑफ किया, यहाँ पर भी 8 बच गया, यहाँ पर भी 8 आ गया, और ये 16.39 से तो बड़ा ही है, तो यानी कि यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ई। आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है इसके बाद। देन एक्चुअल बैंक का क्वेश्चन है ये, फॉर ऑल द गिवन ईयर्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन यूनिट डी एंड ई। यूनिट डी और ई में जो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है उनके बीच में जो डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो देखो, एक तो आप ये कर सकते हो कि यूनिट डी के सारे बंदे निकाले, उनका सम निकाला, उसको आपने डिवाइड किया 6 से, एवरेज आ गई। इसके सारे बंदों का सम निकाला, उसको डिवाइड किया 6 से, एवरेज आ गई, और उनका डिफरेंस बता दिया है। क्लियर है। या फिर आप क्या कर सकते हो, सारे मैं तरीके बता देता हूँ, वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कभी कभी, बिकॉज सारे तरीकों के अंदर टाइम है एक जैसा ही लगना होता है, तो आपको मैं सारे बता देता हूँ। या फिर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हो, हमें मेनली सिर्फ डिफरेंस से मतलब है, और फिर उसको 6 से डिवाइड कर देना ऐड करके, ऐसे भी एवरेज पता कर लोगे। तो कैसे भी पता कर लो, इस केस में मैं क्या कर लूँगा, देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब हर एक के आगे एक एक है, 600 तो ये हो गए, और यहाँ पर भी हर एक के आगे एक 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 एक। तो एक बात बताओ मेरे को, एक्चुअल में हमें इस चीज़ से कोई मतलब है कि इनका सम कितना है, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि इसका सम कितना है, इसका सम कितना है, मुझे घूम फिर के इनका डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पर भी ये 600 बनेगा, 600 प्लस समथिंग, यहाँ पर भी 600 प्लस समथिंग बनेगा, तो इस 600 वाली चीज़ को तो मैं कैलकुलेट भी नहीं करूँगा, ये चीज़ तो साफ साफ दिख रही है ना। हाँ, बाकी चीज़ों के फ़र्क को अब देख लेते हैं मेरे भाई। तो देखो 20 और 12 32, 32 और, या फिर ऐसे ऐड कर लो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 और 1 3, 2 5 और 3 8 और 3 11, 110, 8 और 8 16, 4 20, 20 और 7 27, यानी कि 137। देन यहाँ पर 5 और 5 10 और 4 14 और 6 20, 20 और 14 34, ठीक है। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, यानी कि 361, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो 11 में से 7 गए 4, देन 5 में से 3 गए 2, 3 में से 1 गए 2, डिवाइडेड बाई 6, बस ये हमने निकालना था। क्लियर है। तो चलिए अभी निकाल लेते हैं। 6 3 18, 6 7 42, 37 2/6, यानी कि 37 1/3, आंसर इज ऑप्शन डी। तो निकालना ये था कि यूनिट डी और ई के बीच में जो भी डिफरेंस है उसकी एवरेज निकाल दो, या फिर इनकी एवरेज निकालो और उनके बीच में डिफरेंस निकाल दो। वो आप कैसे भी निकालो, मैंने सारे तरीके आपको बता दिए, ठीक है। इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स इज मिनिमम फॉर यूनिट एफ। कौन से साल के अंदर यूनिट एफ के लिए जो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है वो मिनिमम है, वो कम से कम है। तो यहां पर आपकी नॉलेज काम आएगी कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, वो वाली देखो, देखते हैं। और इसके अंदर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सिर्फ देखकर बता सकते हो आप इसका आंसर। देखो यूनिट एफ के अंदर ईयर 1998 में 136 थे बंदे और 1999 में 132 थे। तो 1999 में प्रीवियस ईयर के मुकाबले में कितने बंदे बढ़े या घटे, उन्होंने क्या बताया, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो, उसका जो परसेंटेज चेंज है वो मिनिमम होना चाहिए। तो यहां पर 4 बंदे घटे, कितने बंदों के ऊपर, 136 के ऊपर, 136 में से 4 घट गए, तो 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 136, एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं, हमने बताना है कि परसेंटेज चेंज कब मिनिमम है। अगले साल 8 बंदे बढ़ गए, तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये परसेंटेज चेंज ज्यादा है। कैसे, देखो 8 का चेंज 140 पर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 132 पर आपने क्या देखना है, आपको यह पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शन है वो न्यूमरेटर यानी कि अंश और डिनोमिनेटर यानी कि हर, इन 2 चीजों से बनती है। अगर न्यूमरेटर को फायदा होगा, या फिर सिर्फ फायदा नहीं, न्यूमरेटर के साथ जो भी होगा एग्जैक्टली वही काम फ्रैक्शन के साथ होगा। कैसे, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन भी बढ़ेगी,
न्यूमरेटर घटेगा तो फ्रैक्शन भी घटेगी, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन घटेगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू घटेगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। ये क्लियर है आपको? जी हाँ। हमने क्या देखना है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के चेंज को कंपेयर करना है कि यहां पर न्यूमरेटर 2 गुना हो गया, अगर न्यूमरेटर 2 गुना हो गया ना मेरे भाई, तो अगर डिनोमिनेटर एग्जैक्टली 2 गुना हो गया, जैसे मान लो यहां पर 4/9 है, न्यूमरेटर को भी 2 गुना कर दिया 8 और डिनोमिनेटर को भी 2 गुना कर दिया 18, तो अगर दोनों एग्जैक्टली उतने ही गुना हो गए तो फ्रैक्शन के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन मान लो न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ गया, न्यूमरेटर के बढ़ने से फ्रैक्शन बढ़ जाती है, और डिनोमिनेटर उतना नहीं बढ़ पाया, बेचारा 1.5 गुना ही हुआ। एडिशन में बात नहीं चलती, गुना में चलती है फ्रैक्शन में बात, बेचारा 1.5 गुना ही बढ़ पाया, मतलब न्यूमरेटर को ज्यादा फायदा हो गया तो फ्रैक्शन बढ़ गई पहले के कंपैरिजन में। तो यहां पर आप देखोगे देखते ही कि भाई न्यूमरेटर डबल हो गया, डिनोमिनेटर डबल हो गया, क्या देखते ही पता लग रहा कहाँ डबल हो गया, बेचारा घट और गया, मतलब न्यूमरेटर को ज्यादा फायदा हुआ, फ्रैक्शन बढ़ गई। 8 आउट ऑफ 132 काफी बड़ा है 4 आउट ऑफ 136 से, और हमें सबसे छोटा चाहिए। यहां पर अब आप देखोगे कि भाई कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, 14 का डिक्रीमेंट हुआ है 140 पर। आपको लगेगा 136 से बड़ा है, लेकिन देखो न्यूमरेटर भाई 3 गुना से भी ज्यादा हो गया, 3.5 गुना, और क्या ये 2 गुना भी नहीं हुआ, तो न्यूमरेटर बहुत ज्यादा बढ़ गया डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, फ्रैक्शन बहुत बड़ी हो गई। वो ये वाला चेंज भी मिनिमम नहीं है, अभी तक वही वाला मिनिमम है जो सबसे ऊपर था। उसके बाद यहाँ पर जो चेंज है वो 20 है, तो आपको देखते ही पता चल गया न्यूमरेटर तो 5 गुना हो गया, डिनोमिनेटर कहाँ हुआ 5 गुना, 20 का चेंज 126 पर, हटाओ इसको, हमें मिनिमम चाहिए। देन यहाँ पर जो चेंज है वो क्या है, वो है जी 4 का और 146 पर। अब आपको पता है कि भाई न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पर बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब कि फ्रैक्शन छोटी है, यानी कि यहाँ पर ये जो चेंज है ये क्या है, ये मिनिमम है। तो ईयर 2003 में जो चेंज आया है 2002 के कंपैरिजन में, ऐसे ही देखते हैं 2002 का चेंज नहीं है, 2002 में तो इतनी थी, तो ईयर 2003 में जो चेंज आया है 2002 के कंपैरिजन में वो मिनिमम है, यूनिट एफ में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स थे उनके लिए। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। फॉर ऑल द गिवन ईयर्स इन विच यूनिट द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स वर मैक्सिमम, कौन सी यूनिट के अंदर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर मैक्सिमम थे। तो चलिए भाई देख लेते हैं, हमारे पास ये सारी यूनिट है। अब आप कैसे देखोगे, देखो या तो आपको ये लगेगा कि भाई यूनिट ए के सारे वर्कर्स का सम करूं और उसके बाद 6 से डिवाइड करूं, या फिर हमें वैसे तो एवरेज मैक्सिमम देखनी है, या फिर चलो सम जिसका बड़ा होगा उसकी एवरेज बड़ी होएगी, तो मैं देखूं इन सब को जोड़ूं इन सब को जोड़ूं, लेकिन ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। मैंने आपको क्या बताया, एक बार मोटी मोटी नज़र मार देंगे, शायद उसी से बात बन जाए। तो देखो हरेक में 100 100 100, हरेक में 100 100 तो आ ही रहा है ना, 100 100, तो देखो 100 के अलावा वाली वैल्यू देखो, 145 128 ऐसे मत देखो, सिर्फ ये देखो कि भाई कितनी बड़ी वैल्यू है, हमने निकालना है कि भाई मैक्सिमम की बड़ी से बड़ी वैल्यू किसमें है 100 के अलावा। तो यहां पर उनको ऑब्जर्व करो, 45 28 36 83 60 52, ठीक है, मतलब हाफ से ज्यादातर बड़ी ही है, 2 को छोड़कर, ये तीसरी तो पास ही है। 88 76 96 92, इसका क्या चांस है मैक्सिमम में, मतलब यहाँ पर तो 100 भी नहीं लगा हुआ किसी के अंदर भी, और यहाँ पर ये भी 7 100 के अलावा यहाँ पर 60 83 52 36 ऐसे थी, यहाँ पर 7 10, ये क्या है, तो इसमें मैक्सिमम होने का चांस ही नहीं है। और यहाँ पर देखो 15 100 के अलावा छोटी सी है 22 32 25 40 48, हाँ एक आधी बड़ी है, लेकिन इनके कंपैरिजन में फिर भी मामला ढीला पड़ गया, मेरे को यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर नहीं, कई तो छोटी छोटी थी और बाकी मामला इतना खास है नहीं उसके कंपैरिजन में, तो इसमें भी मैक्सिमम नहीं है। 20 12 24 छोटी छोटी ही है, 35 18 28 बड़ी हुई नहीं बनी भाई बात, 40 52 58 66, हाँ ये बना दमदार बंदा थोड़ा कंपटीशन दे सकता है, मतलब ऑन एन एवरेज बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो इसके बारे में नहीं कह सकते अभी ऐसे। 36 32 40 सारी 40 से छोटी हैं, ये भी 2, तो यहाँ पर मेरे को पता है दम नहीं बन रहा है इसमें कि भाई एक 50 है एक 46 है, ये 50 के आसपास है, बाकी सारी देखो 40 से नीचे 40 या 40 से नीचे, तो उससे ज़्यादा दम तो भाई ए में और ई में है। तो अब हम ए और ई को कंपेयर कर लेते हैं, बस खत्म हुई बात एक बार ये नज़र मारने के बाद। तो यहाँ पर मैं आपको बोल बोल कर बता रहा था, जब मैं शांति से ये चीज़ें देखता तो काफ़ी जल्दी पता लग जाता,
तो चलिए अब इनको कैलकुलेट करते हैं भाई, यहाँ पर सम देख लेते हैं। और इनके बीच का डिफरेंस देखने के भी कई तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? तो आप डायरेक्टली ऐसे देख लो, यूनिट ए में 5 ज़्यादा है, देन ये वाला कंपेयर कर लो। देन यहाँ पर यूनिट ई में कितने ज़्यादा हैं भाई? 12 में से 8 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 22 ज़्यादा हैं। तो -22 मैंने क्यों किया? यूनिट ए के कंपैरिजन में लिख रहा हूँ। तो एक तो ये तरीका आप ये देख लो कि कौन सी यूनिट जीते, आपस में इनकी लड़ाई कर लो। या फिर डायरेक्टली मेरे को क्या है कि मैं सम बड़ी फास्ट कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे। मतलब नेचुरली सम करना काफ़ी इजी है डिफरेंस के कंपैरिजन में। डिफरेंस एक नेगेटिव स्टेप है, मतलब कि सम का रिवर्स स्टेप है। तो जनरली हम सम फास्ट कर सकते हैं, तो मैं सम करूंगा यहाँ पर। और इन 100 वालों का सम नहीं करूंगा, मुझे पता है यहाँ पर भी 600 है, यहाँ पर भी 600 है, तो इनको हटाओ। देखो अब सम करते हैं। 4 और 2 6 और 3 9 और 8 17 और 6 23 और 5 28, देखो हुआ ना 280। देन 8 और 5 13 और 6 19, 19 और 5 24, तो ये क्या हो गया? 304। 14 6 20 और 14 340, तो ये सीधा सीधा 340 ज़्यादा हो गया। अभी बाकी चीज़ें मैंने ऐड भी नहीं की है, तो ये सीधा सीधा ज़्यादा है। तो ई इज द विनर, सो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है। इन द ईयर्स 1998 एंड 1999, ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन ऑल द यूनिट्स? सारी यूनिट में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर हैं उनके बीच में क्या रेशियो है 1998 और 1999 में? तो तुरंत जोड़ देते हैं बिना देर लगाए। देखो यहाँ पर शो नहीं है, यहाँ पर शो नहीं है, बाकी सब में तो है ना शो। 1 2 3 4 5 500, 1 2 3 4 5, मैं इस एक की बात कर रहा हूँ, ये 100 सब में है तो 500। ठीक है। अब बाकी का देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी दौड़ते हैं। 4 और 8 12 और 1 13 और 2 15 और 4 19 और 3 22, मतलब कि 220। 500 और 220 720। देन 5 और 8 13 और 5 18 और 6 24, यानी कि 744। नीचे देखो 2 और 7 9 और 2 11 और 6 17 और 3 20, 520 का मतलब 200। टेंस प्लेस पे 20 आया तो एक और जीरो लगेगी, तो 500 और 200 700। देन 8 और 6 14 और 1 2 3 4 14 और 8 22, यानी कि 722। तो इन दोनों चीज़ों का रेशियो बताना है और हमने अप्रोक्सीमेट रेशियो बताना है, मतलब कि एग्जैक्टली ये रेशियो हो सकता है ना मिले। तो 2 से एक बार कैंसिल आउट कर लूँ तो 372 और यहाँ पर हो गया जी 361। तो 372 और 361 ये एग्जैक्ट रेशियो है, लेकिन कभी कभी वो अप्रोक्सीमेट रेशियो पूछ लेते हैं। तो इसको अगर मैं 370 और 360 मानता तो ये क्या हो जाता? 37:36, ये इसके आसपास ही है। तो आंसर इस केस में ऑप्शन बी होएगा। नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ 6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो 6 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे PQRSTU ये सारी, और इनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ये सारे डिपार्टमेंट हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में कितनी फीमेल्स काम कर रही हैं, कितनी वीमेन काम कर रही हैं, ये यहाँ पर डाटा गिवन है। ठीक है। अब आगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ वीमेन वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन S। ऑर्गेनाइजेशन S से जो वीमेन HR डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, यानी कि 190। दैट इज what percent of total number of women working in HR department of all the organizations together। तो ये जो 190 है ये कितने परसेंट है HR डिपार्टमेंट में सारी ऑर्गेनाइजेशन से जो महिलाएं काम कर रही हैं उसका। तो HR डिपार्टमेंट में जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की, वो यहाँ पर नीचे गिवन है, तो एक बार उनको जोड़ लेते हैं ज़रा। ठीक है भाई, तो चलो। तो 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 3 10, मैंने हंड्रेड्स प्लेस वालों को जोड़ा। 10 का मतलब कि 1000, 1000 याद रखते हैं। 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 260। 1000 और 260 यानी कि 1260, और आगे 5, तो यानी कि कुल मिलाकर हो गया 1265। यानी कि 190 जो है वो कितने परसेंट है? 1265 का। और यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है राउंडेड ऑफ टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। इस तरह के कई क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं। तो देखो यहाँ पर एक बात समझिएगा, राउंडेड ऑफ टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल बोल दिया, लेकिन अगर मुझे ये पता चल गया कि 15 पॉइंट समथिंग है, या 21 पॉइंट समथिंग है, या 19 पॉइंट समथिंग है, या 13 पॉइंट समथिंग है, तो मुझे आगे की चीज़ देखने की ज़रूरत थोड़ी है। अगर मान लो नन ऑफ दिस ऑप्शन है ही नहीं, फिर तो राउंडेड ऑफ टू 2 डिजिट्स की ज़रूरत ही नहीं है।
क्योंकि वो ज़रूरत कब पड़ती, जब यहाँ पर 15 पॉइंट समथिंग होता यहाँ पर, और यहाँ पर भी 15 पॉइंट समथिंग होता है कि भाई 15.32 है, 15.38 है, तो हमें ज़रूरत पड़ती। लेकिन जब अलग अलग है तो क्या ज़रूरत है राउंड ऑफ टू 2 प्लेसेस, तो फिर आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। हाँ, अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि अगर नन ऑफ दीज हो गया तो देखो, अगर नन ऑफ दीज वाला डाउट क्लियर करना है तो इंटू 100 आप करोगे, तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन जब आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, अप्रोक्सीमेट करने का मतलब ये नहीं है आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि 14 पॉइंट समथिंग है या 15 पॉइंट समथिंग ऐसे, और 14 पॉइंट समथिंग में कितना बड़ा है, 15 पॉइंट समथिंग तो समथिंग कितना बड़ा है, ये अंदाजन पता लग जाता है। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये बता देता हूं, बिकॉज कुछ चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन के अंदर मेरे को लगता है कि हाँ ये ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली इसी के लगभग है अप्रोक्सीमेट करने से, तो मैं टिक कर देता हूँ और मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ, क्योंकि बाद में देख लेंगे इसका क्या करना है। फिलहाल मैंने टिक कर दिया। कभी कभी क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कि कितना अप्रोक्सीमेशन किया है, कभी कभी टिक नहीं करते, बाद में रिव्यू करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर देख लेंगे क्या मामला है। तो भाई 1265 का कितना परसेंट है, 190, तो 1265 का 10% है मेरे भाई 126.5, और इसका 5% क्या है, इससे आधा। अब मैंने 5% क्यों देखा, एक बार 5% को तो हटा ही दो। ये देखो 126.5 से ये कितना दूर है, ये भाई ये दूर है 50, कितना था, अगर मैं 27 को देखूंगा, 9 में से 2 गए 7, 60, तो ये हो गया अपना 63.5, 63.5 ये बड़ा है 126.5 से, तो 63.5 कितना परसेंट है ये देखो। तो देखो इसका एग्जैक्टली आधा क्या होएगा, इसका एग्जैक्टली आधा होएगा 63.25, होएगा कि नहीं होएगा, तो इसका 5% है 63.25, तो मतलब कि जो 15% है, जो 15% है वो कितना है, वो है जी 6 और 3 9, 189.75। अब देख पा रहे हो एग्जैक्टली इसके बराबर है 15%, मतलब इससे थोड़ा सा कम है, तो 15 पॉइंट समथिंग ही होएगा, ये हमें पता है, ऑप्शन डी आंसर होएगा। एग्जामिनर एटलीस्ट आपको ऐसे टॉर्चर नहीं करना चाह रहा कि यहाँ पर आंसर है 15.01 और यहाँ पर नन ऑफ दीज, मतलब 15.01 है, इस कारण उसने नन ऑफ दीज दे दिया, और यहाँ पर 15.02 भी दे रखा है। अगर एग्जामिनर ऐसे टॉर्चर करने की सोचेगा फिर तो कहाँ तक बच के जाओगे, है ना, तो ऐसे वो नहीं करता है। क्लियर है? तो ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टिक करता हूँ, एग्जैक्टली मैं नहीं निकालता हूँ। अगर इतनी क्लोज अप्रोक्सीमेशन आ रही है तो, और भी कई क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा कि क्लोज आती होती है। अगर भाई यही चीज़ ऐसे हो जाती कि भाई ये 16 पॉइंट समथिंग है, अप्रोक्सीमेट तो हम कर ही लेते हैं कि भाई 16 से बड़ा है, 15 से बड़ा है, तो यहाँ पर 16 दिख ही नहीं रहा, सीधा नन ऑफ दीज उस केस में मार सकते थे। तो क्लियर है? लेकिन फिर भी अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे एग्जैक्ट निकालनी है, तो एक ही रास्ता है, इंटू 100। ठीक है, या फिर यहाँ पर तो फिर भी निकाल सकते हो कि भाई एग्जैक्टली जो 15% है वो 189.75 है, तो 0.25 जो बच गया 190 बनने में, वो कितने परसेंट है वो आप देख सकते हो। इसका जो 0.1% है दैट इज, इसका 0.1 भी नहीं, इसका 0.01 जो है वो 0.1265 है, फिर एग्जैक्ट आप निकालते रहो। ठीक है, what is the average number of women working in finance department from all the organizations together? सारी ऑर्गेनाइजेशन से जितनी वीमेन फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं उनकी एवरेज निकाल लिया, मतलब इन सबको जोड़ेंगे और उसके बाद 6 से डिवाइड कर देंगे, कोई खास बड़ा काम नहीं करना। चलो अभी कर देते हैं। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, यानी कि 1600 यूनिट। मैंने हंड्रेड्स सैकड़े वाला प्लेस जोड़ा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी 1600। उसके बाद 1 और 5 6 और 2 8, यानी कि 80, 1680। 5 और 5 10 और 8 18, तो 1680 और 18 यानी कि 1698। मेंटली हम इजीली जोड़ पाए। देन उसके बाद हमने किससे डिवाइड करना है, 6 से, तो अभी कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 7 42, 6 दूनी 12, 4 बचेंगे, 6 7 42, तो बचेंगे नहीं, 6 8 48, 6 3 18, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 283, ऑप्शन बी। क्लियर है? Which organization has the least number of women employees working in all the given departments? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वीमेन एम्प्लॉयज हैं वो सबसे कम है सारे डिपार्टमेंट्स में मिलाकर? तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये केस पहले कई बार आ चुका है। एक्चुअल में वो क्या पूछ रहा है कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन पी में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, ये सारी,
इज इक्वल टू समथिंग आएगा। ऑर्गेनाइजेशन क्यू में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, ये सारी, इज इक्वल टू समथिंग आएगा। तो वो पूछ रहा कौन सी में सबसे मिनिमम या मैक्सिमम पूछता है तो लीस्ट मतलब कि सबसे कम है। तो भाई ऐसे केसेस में या तो सबको कैलकुलेट करोगे या फिर एक बार नज़र मार लेते हैं, अगर हमें नज़र मारने से पता लगता है तो। सबसे पहले मैं नज़र ही मारता हूँ। देखो 155, 250, 320, 405, ठीक है भाई, 100, 200, 300, 400, 150, 50, ठीक है। नीचे वाली 178 थोड़ी बड़ी है, थोड़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, देखो थोड़ी बड़ी है, ये 50 बड़ी है, ये भी 100 तक बड़ी है। यहाँ पर छोटी है लेकिन पहले काफ़ी बड़ी चलती आ रही है, यहाँ पर फिर से छोटी है, यहाँ पर फिर से बड़ी है, ठीक है। तो नहीं कह पा रहे, मतलब क्लियर कट तो नहीं कह पा रहे ना, कह भी सकते हो, आपको फील हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट है मैं स्टूडेंट के ऊपर ऐसे थोपता नहीं कि भाई मैं क्लियर कह पा रहा हूँ, जहाँ पर भी थोड़ा डाउट रहने की गुंजाइश है, ठीक है। देन यहाँ पर 58 है, ये काफ़ी कम है, ये फिर से कम है, ये देखो यहाँ पर ये पूरा 200 कम है, ये आगे कहीं ना कहीं इसको 200 कवर करने का मौका मिला, कहाँ मिला, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, हटाओ भाई, सॉरी हमने क्या देखना, हमने लीस्ट देखना, मैं मैक्सिमम देखने लगा। तो यहाँ पर ये अब तक सबसे लीस्ट है, ये दोनों तो लीस्ट नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये देखो आर, क्लियर है, आर सबसे कम है। अब आगे देखो सबसे कम वाला देखना है 102, ये इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है, इससे देखो यहाँ पर 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, अब तक नीचे वाला कम है, यहाँ पर इतना खास ज़्यादा नहीं है, तो ये जो नीचे वाला है, लेकिन ये यहाँ पर नीचे वाला ज़्यादा था, यहाँ पर भी ये ज़्यादा था, बाकी इन 2 में ही कम रहा है, यहाँ पर भी कम था काफ़ी, यहाँ पर कितना कम है देखो 275 से 190, काफ़ी ज़्यादा कम है, यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है, तो अब तक नीचे वाला कम है, यहाँ पर इनमें खास फर्क नहीं है, अब तक नीचे वाला कम है, इनमें नीचे वाला कम है, तो अब यहाँ पर देखो खास फर्क नहीं है, तो कुल मिलाकर नीचे वाला, यहाँ पर अब आप साफ साफ देख पा रहे होगे कि S जो है वो कम है, तो अब तक सबसे मिनिमम S है अब तक। आगे देखते हैं T 110, 100, 256, देखो कितना ज़्यादा है ये यहाँ पर भी ज़्यादा है, नीचे वाला ज़्यादा है, देखो यहाँ पर 100 का जंप मारा है, यहाँ पर भाई 60 के करीब का जंप मारा है, लेकिन यहाँ पर 90 कम था, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला नेगोशिएट हो गए, मोटा मोटा मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब तक नीचे वाला यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है हमें, और यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर फिर से ज़्यादा है नीचे वाला, और यहाँ पर फिर से, इसका मतलब नीचे वाला ज़्यादा है, नीचे वाला ज़्यादा है, चाहे कैलकुलेट करके देख लो, ये भी नहीं है भाई साहब विनर। अब एक बार यू को देखते हैं, सबसे कम वाला देखना है, तो एस के साथ ही कंपेयर करेंगे, यहाँ पर ये कम है, यहाँ पर ये कम है, यहाँ पर ये ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर 40 कम था, यहाँ पर ये सिर्फ 27 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर ये फिर से 40 कम था, तो काफ़ी ज़्यादा कम है, यहाँ पर 20 ज़्यादा है, तो ये दोनों मिलाकर किसी एक के साथ नेगोशिएट होंगे, ये दोनों मिलाकर किसी एक को कैंसिल आउट कर पाएंगे, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, तो कुल मिलाकर यू जो है वो इस एस से भी कम है, तो मिनिमम जो है वो यू के अंदर है। आप चाहे कैलकुलेट करके देख सकते हो या फिर ऐसे भी, देखो सारे क्वेश्चन ऐसे अलाउ नहीं करेंगे, ऐसे देखना है, लेकिन जो क्वेश्चन ऐसे अलाउ कर रहा है, एक्चुअल क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स में आए हुए, तो वहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और कभी कभी एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं, भाई ऐसे नहीं देख पाते हैं, मैं पहले से क्वेश्चन को करूंगा और जो जो कंपैरिजन की चीज़ें हैं वो अगर मैं आपके सामने हवा बनाकर मैं खुद कंपेयर कर दूं, वो अच्छी बात नहीं है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं जो एक्चुअल में अलाउ नहीं करते कंपैरिजन, तो वहाँ पर हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वीमेन वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन PQU। IT डिपार्टमेंट में P, Q और U, ठीक है, इनका रेशियो। तो एक बार जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7 और 2 9, 900, 2 और 1 3 और 2 5, 950, 5 और 5 10, 960, तो 960 हो गई भाई, डिवाइडेड बाई, ठीक है, किसके कंपैरिजन में रेशियो पूछा है, टू द नंबर ऑफ वीमेन वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन PS&T। मार्केटिंग में PST की तरफ से PS और T, एक बार जोड़ लेते हैं, 150 एंड 250, ये हो गया जी अपना 400, 400 और 190 590, तो भाई इनके बीच में क्या रेशियो हो गया, 96 और 59 के बीच में, तो अब तो ये कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे हैं, तो 96 एंड 59 कहीं पर दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। इफ द वीमेन वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन Q वर ऑल्सो टू वर्क इन इट्स मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट, ये क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन Q के अंदर जो लेडीज
इसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, अगर वो इसके मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट में भी काम करती तो what would be the approximate percentage of women employees working merchandising department of organization Q? तो ऑर्गेनाइजेशन क्यू में जितनी महिलाएं मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं वो टोटल ऑर्गेनाइजेशन क्यू में जो टोटल महिलाएं हैं उनका कितने परसेंट होती? तो अगर ये महिलाएं भी यहाँ पर काम करती तो मर्चेंडाइजिंग में टोटल कितनी महिलाएं काम कर रही होती? 90 तो यहाँ पर है ही और वो भी आ जाती, तो 90 और 178 वो हो गया जी 268 डिवाइडेड बाई, अब टोटल कितनी महिलाएं हैं क्यू के अंदर? देखो अगर ये महिलाएं यहाँ पर भी काम करती, ऑल्सो लगाया है कि यहाँ पर भी काम करती और वहाँ पर भी काम करती, तो बेशक से वहाँ पर 268 महिलाएं हो गई, लेकिन महिलाएं तो सेम है, 178 महिलाएं यहीं से गई हैं, तो जो टोटल महिलाएं हैं इस डिपार्टमेंट में वो तो उतनी ही रहती ना नेट। तो इन्हीं को जोड़ेंगे हम टोटल महिलाओं के लिए। तो चलिए जोड़ते हैं, 1 और 3 4 और 4 8 और 3 11 और 1 12, तो टोटल 1200 हो गया। 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11, 11 मतलब कि 110, तो 1310 हो गया। देन 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, तो 28 हो गया। 1310 और 28 1338, ठीक है। तो अब हमने बताना है 268 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस। तो देखो इसका 10% कितना है, इसका 10% है 133.8, तो ये 133.5 से बड़ा है 134 मान लो। इसका 20% कितना है, अब आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि 134 का डबल हो जाएगा 268, तो ये जो वैल्यू है ये इसके लगभग 20% के लगभग है, तो यहाँ पर 20 के आसपास कौन सी वैल्यू है, सिर्फ ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने अप्रोक्सीमेट ही पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट जो डीआई का सेट है उसका एक बार डाटा पढ़ लीजिएगा जरा। नंबर ऑफ पीपल selecting 6 different products and the percentage of men, women and children in selecting these products। तो देखो कि प्रोडक्ट ए को टोटल जितने लोगों ने पसंद किया है, टोटल जितने लोगों ने सेलेक्ट किया है उनकी संख्या ये है, और ये जितने भी लोग हैं अगर मैं इनमें से ये देखूं कि इनमें से मैन कितने हैं, मेल कितने हैं या वीमेन कितनी है, और बच्चों को एक अलग कैटेगरी में रख दिया, बच्चा है या बच्ची है, लड़का है लड़की है, छोटे, उनको अलग कैटेगरी में रख दिया, मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड नहीं किया, अडल्ट्स को सेपरेट किया है कि मैन ये हैं, वीमेन ये हैं और सारे बच्चे ये हैं, इतने परसेंट है। तो टोटल अगर इन लोगों को आप ऐसे डिवाइड करोगे मैन में, वीमेन में और चाइल्ड में, तो ये 3% की है। क्लियर है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्रोडक्ट डी को कितने बच्चों ने पसंद किया, तो प्रोडक्ट डी को टोटल इतने लोगों ने पसंद किया और उसका 34% जो भी बनता है उतने बच्चों ने प्रोडक्ट डी को पसंद किया, उसका 28% जो भी बनता है उतने परसेंट महिलाओं ने प्रोडक्ट डी को पसंद किया। ये मामला चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेलेक्टिंग प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए सिलेक्ट करने वाले चिल्ड्रन कितने हैं, यानी कि प्रोडक्ट ए को सिलेक्ट करने वाले टोटल बंदे हैं इतने, तो इसका 36% जो भी बनता है उतने चिल्ड्रन है भाई। तो चलिए इंटू 36/100, काम हुआ खत्म। कर दूं अभी कैलकुलेट, 4 निम्मे 4 से गया 25 पर, 25 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो भाई 25 एकम 25, 25 8 200, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 निम्मे 162 और 163, 16389, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है। What is the respective ratio of total number of men selecting product B to those product E। तो प्रोडक्ट B को सिलेक्ट करने वाले मैन, तो प्रोडक्ट B को टोटल इतने लोगों ने सिलेक्ट किया और इसका 39% जो भी बनेगा उतने मैन। तो भाई इसका 1% क्या है, इसका 1% है 368, तो इसका 39% क्या है, ये इतने मैन ने प्रोडक्ट बी को सिलेक्ट किया। इसका रेशियो निकालना है जितने लोगों ने प्रोडक्ट ई को सिलेक्ट किया, तो प्रोडक्ट ई को सिलेक्ट किया इतने लोगों ने, उसमें से 21% मैन है, तो ठीक है। इसका 1% है 483, तो इसका 21% हो जाएगा 483 इंटू 21। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। तो भाई 3 से ये जाएगा 13 पर, 3 से ये जाएगा 7 पर, तो ये या तो ये 7 से कैंसिल आउट होता हुआ मिलेगा, जनरली आए 13 से, तो भाई 13 तो ये 39, 18 में से 9 गए 9, नहीं हो रहा है 13 से, 7 5 35 नहीं, ये 7 से हो रहा। तो अब ऐसे केस में क्या करें कि किस चीज़ से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से हो रहा है, 8 और 4 12 और 3 15, ये तो हो रहा है, 8 और 4 14 और 3 17 नहीं हो रहा।
तो भाई जब एग्जाम में आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस केस में क्या करते हैं पता है, मैं इस चीज़ को ब्रेक करता हूँ या इस चीज़ को ब्रेक करता हूँ, जो भी मेरे को ईजिली ब्रेक करता हुआ, जिसको मैं इजीली ब्रेक कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ को ब्रेक करता हूँ, देखता हूँ ये किस चीज़ से बना है, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होएगा ही ना, नहीं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे वाले का तो 3 से आप देख सकते हो, या फिर मेरे को ये 4 से डिवाइड होता है दिख रहा है, मैं ऊपर वाले को ब्रेक कर रहा हूँ। 4 नहीं में 36, 4 दूनी 8, 368 इन दो चीज़ों का बना। और 92 को देखते ही मुझे पता लग गया 2300 के 92, इतने टेबल तो आने चाहिए, मतलब ये 23 का बना है, तो नीचे वाला भी 23 से। अब देखो 23 के अलावा इसमें है ही क्या, 23 के अलावा सब कुछ दो भरा पड़ा है इस नंबर के अंदर, तो नीचे वाला मैं बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 23 से कैंसिल आउट होता हुआ मिलेगा। देखो 23 दूनी 40, 23 से कम 23 हो गया ना कैंसिल, 23 चौके 92, तो 13 चौके 52, 52 चौके 104 का डबल 208 और 21 7 थे 147, 208:147 आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन सी। नंबर ऑफ मैन सेलेक्टिंग प्रोडक्ट सी फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ दोज सेलेक्टिंग प्रोडक्ट एफ। तो भाई जो मैन, यहां पर मैन की बात हो रही है कि नंबर ऑफ मैन जो प्रोडक्ट सी को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ दोज, दोज मतलब कि उन्हीं मैन की बात हो रही है कि वो मैन जो प्रोडक्ट एफ को सिलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट एफ को सिलेक्ट करने वाले मैन, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है ये पूछा जा रहा है, तो प्रोडक्ट सी को सिलेक्ट करने वाले मैन कितने हैं, इस वैल्यू का 45%, यानी कि 56340 इंटू 45। अब आप बोलोगे बटे में 100 कर दूं, लेकिन मैं क्यों करूं, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू का रेशियो क्या है। यहाँ पर रेशियो का क्या मतलब है, यहाँ पर तो परसेंटेज पूछा है, भाई दो चीज़ों के रेशियो से ही परसेंटेज पता लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ये फॉर्मेलिटी करनी जरूरी नहीं है कि 563.40 ये इसका 1% हो गया इंटू 45, और प्रोडक्ट एफ को सिलेक्ट करने वाले हैं 35580, ये इसका 1% हो गया और इसका 15% निकालना है, तो ये फॉर्मेलिटी आपको मन ही मन में काटनी पड़ेगी, ठीक है। और ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, ऐसे कई स्टेप्स को धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो आप कम करते हो फाइनली। तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली का कितना परसेंटेज है, राउंडेड ऑफ टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। चलिए अभी देख लेते हैं, 15 एकम 15, 15 तिये 45, ठीक है। तो भाई 0 से 0 गया, उसके बाद किसी चीज़ से कैंसिल आउट हो रहा है और हमने अप्रोक्सीमेट करना है यहाँ पर, ठीक है, तो कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो किसी चीज़ से कैंसिल आउट हो रहा है, उसके बाद तो भाई 2 से तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 7 14, 2 में 18, तो ऊपर कितना हो गया 28 दिए 8451/1779। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करना चाहूँ तो 8451 को 8450 लिख सकता हूँ, और 1790 में एक अगर मैं ऐड कर दूँ तो 1780, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद अब कुछ ये कैंसिल होने वाले हैं, 8 और 4 12 और 5 17, 3 से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो अब हम देख लेते हैं एक बार प्यार से कि कितने परसेंट है। तो अब एक चीज़ तो आपको पक्का पक्का पता चल रही है कि 17 5 85 इसके 5 गुना से कम है, ऊपर वाला इसके 5 गुना से कम है, तो इसका मतलब कि ऊपर वाली जो वैल्यू है उसके 500% से कम है, लेकिन इसके 4 गुना से बड़ा है, 17 चौके 68 4 गुना से बड़ा है, तो मुझे पता है इसमें से और इसमें से आंसर, अगर इनमें से नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज ही होगा। क्लियर है। तो चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ कि भाई इसके 500% से ये कितना छोटा है, तो नीचे वाले का 5 गुना, नीचे वाले का 5 गुना कितना होगा उसका 500%, तो इसका 5 गुना हो जाएगा 17 5 85 850 और 8 5 40 890। 890 से ये कितना छोटा है, 890 से ये 45 छोटा है, तो 45 इसका कितना परसेंट बनाता है वो एक बार देख लो। तो भाई इसका 10% है 17.8, अगर मैं 18 ही मान लूँ, मान लो मैंने 18 मान लिया, तो इसका 10% है 18, तो मुझे देखना 45 के अंदर 18 कितनी बार आ जाता है, तो देखो 45 के अंदर 18, 18 दूनी 36, 36 से बड़ा है तो 2 से तो ज़्यादा बार आता है, 18 3 54 3 से, तो एक्चुअल में 10% है 18, मतलब 20% से ज़्यादा बार 30% से कम बार, 20% से ये बड़ा है 30% से छोटा है, तो 20 और 30 के बीच में वैसे जनरली एक बार कैलकुलेट करने के लिए 25% मान लो, ये 45 जो है ये लगभग 25% है, ठीक है, इसका 25% मान लो, तो 500% से 25% कम, मतलब कि 475 पॉइंट समथिंग,
तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा ऑप्शन बी को मार्क नहीं करूंगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं थोड़ी सी और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा, अगर मेरे को मार्क करना है तो थोड़ी सी और एग्जैक्ट करूंगा, और उसके बाद अगर इसके लगभग मुझे मिला तो मैं इसको मार्क कर दूंगा, मैं नन ऑफ दीज के लिए नहीं चाहूंगा। हाँ, लेकिन इससे थोड़ा सा दूर मुझे मिला 478, 479, मतलब थोड़ी सी मैं एग्जैक्ट करूंगा, मेरे को पक्का पता चल गया कि 476 है, इसके आसपास नहीं है। लेकिन क्या है कि अब तक हम काफ़ी सारी अप्रोक्सीमेशन करते आ रहे हैं, मैंने जीरोज वगैरह को हटाया है अगर आपको ध्यान हो, तो इसके लगभग आसपास मिला तो आई विल गो फॉर ऑप्शन बी। नहीं तो एग्जैक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करके वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि वो ये लगाएगा कि ये लगाएगा, ये इसको मार्क फॉर रिव्यू करेगा। क्लियर है? पर्सनली अगर इतना पास आता है तो मैं इसको ये टिक करता हूँ। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा और अगर आपने प्रेसाइज कैलकुलेट करना है तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका 10% 18 है, तो 45 इसका कितना परसेंट है वो एक बार देख लेते हैं। देखो 18 दूनी 36, देख लिया 18 दूनी 36, बच कितना गया 9, तो 2 9/18, 9/18 क्या होता है, यानी कि 2.5, तो 2.5 बार आ गया 18, इसके अंदर 2.5 ढाई बार आ गया, तो 18 10% के बराबर है, तो ढाई बार यानी कि 25%, तो ये एग्जैक्टली 25% के बराबर निकला लगभग, मतलब तो 475 हो गया ना, 890 से 25% कम, 500% से 25% कम, तो इसी के बराबर आ गया ना। तो इन दिस केस अब मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लिया है, पहले मैं मोटा मोटा देख रहा था कि इसमें से और इसमें से कौन जीतेगा, तो यहाँ पर अब की बार आंसर ऑप्शन बी हो गया, यही मार्क करना बनेगा और यही निकलेगा। कैलकुलेटर से करके देखो, मैंने ये करके नहीं देखा है। तो एक बार ये करते हैं, फिर अगला, total number of women selecting product E forms approximately what percent of total number of people selecting all the products together। कि जो टोटल नंबर ऑफ वीमेन है जो प्रोडक्ट ई को सिलेक्ट करती हैं वो कितने परसेंट है किस चीज़ का, उन सारे लोगों का जिन्होंने, मतलब सारे लोग जो इन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो भाई वीमेन सिलेक्टिंग प्रोडक्ट ई, तो ये हो गई वीमेन प्रोडक्ट ई मतलब कि 483,000, और यहाँ पर वीमेन है 44%। ठीक है, तो 483,000 इसका 1% है 483 और 44% हो जाएगा ये। तो ये जो वैल्यू है ये कितने परसेंट है, किस चीज़ का कितने परसेंट है, सारे लोग जो प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें, मतलब कि इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 5 डिजिट की वैल्यूज़ देखकर आप डरिएगा नहीं, यहाँ पर वैसे भी हमने अप्रोक्सीमेट करना है, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। इस केस में मैं क्या करता हूँ कि एंड के 2 डिजिट्स को इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन एक और बात ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे डायरेक्टली इग्नोर नहीं करता, क्या पता है यहाँ पर 99, 92, 98, 87, 75 ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हो, तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं मेरे भाई। तो एक बार मैं इनके ऊपर नज़र ज़रूर मारता हूँ, और जितना जल्दी मैं कैलकुलेट कर पाऊँ मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। कि जैसे 20, 25 को 20 ही मान लो, 20 और 80 100, 50 और 40 90, इसको भी 100 मान लो, वैसे भी यहाँ पर एक 5 कम माना था, तो 200 मान लिया ना टोटल। तो अब इनको भूल जाओ, मतलब कि ये सारे 200 बनाते हैं, 300 बनाते हैं, 700 बनाते हैं, एक बार मोटा मोटा उतना तो देखें, तो ये 200 बनाते हैं, तो वो 2 मैंने यहाँ पर रख दिया। तो ये 3 डिजिट की सारी नंबर्स को मैं जोड़ूंगा और एंड में 2 जीरो भी लगाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि एंड के 2 डिजिट्स को मैं खा गया हूँ ना, बाद में 2 जीरो लगाऊंगा, वहाँ पर मैंने क्या मानना है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इनको, अब 3 डिजिट्स को जोड़ने में तो हम एक्सपर्ट हैं, जल्दी जोड़ सकते हैं ना। तो चलिए, 4 और 3 7 और 5 12 और 6 18, 18 और 7 25, यानी कि 2500। सैकड़े वाले डिजिट्स को जोड़ रहे थे, एंड वाले 2 हम खा चुके हैं। 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27 और 5 32, यानी कि 320, यानी कि 2820। 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 9 24 और 5 29, यानी कि 2849, और इसके आगे 2 जीरो जोड़ दो तो 284900। अब हमने बताना है कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली का कितना परसेंट है, मीन्स ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो क्या करते हैं इंटू 100। नीचे मेरे को 2 जीरो दिखी तो मैंने ये कर दिया, ये लो पूरी प्रोसेस कर दी। अब इस चीज़ को सोल्व करेंगे, जिसके भी आसपास अपना आंसर आएगा उसको टिक कर देंगे, ये कैलकुलेशन है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, ये खत्म हो गया। अब भाई ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये 28 और 49 7 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, 7 के 28, 0 7 7 49, तो ये हो रहा है क्या 7 से, ये मैंने देखा ही नहीं, 7 के 42, हाँ ये भी हो रहा है, 7 के 42, 7 में 63, उसके बाद 7 और 4 11, ये 11 से भी हो रहा है, 11 चौके 44, 11 3 33, 11 7 77, उसके बाद कुछ भी कैंसिल आउट होने जैसा दिख नहीं रहा। तो एक बार 4 इंटू ये कर लो, 4 के 24, 240 और 36, तो 276/37, तो ये कितने पर जा रहा है एक बार ये देख लो मोटा मोटा कि भाई 3 से ये 27 कितने पर जाएगा, 37 है वैसे,
3 निम में 27 या 3 8 24 ऐसा आपको लग रहा होगा। तो एक बार देख लेते हैं 8 पर जाएगा कि नहीं। 8 7 56, 5 8 3 24 और 5 29, 296। तो अगर इसका 8 टाइम्स आप करोगे, इसका 8 टाइम्स करोगे तो वो इससे बड़ा है, लेकिन ये 7 टाइम्स पर जाएगा तो 7 पॉइंट समथिंग % होएगा। ये पक्का पता लग गया। और एक ही ऑप्शन है 7 पॉइंट समथिंग, समझ गए। तो इतनी इसके अंदर कैलकुलेशन करनी थी। तो इससे एफिशिएंट वे, जिस वे से, अब ये नहीं है कि आप इस चीज़ को रट लोगे ये क्वेश्चन आगे से आएगा, नहीं, मैं आपको एक थिंकिंग प्रोसेस दे रहा हूँ, एक थॉट प्रोसेस, थिंकिंग वे दे रहा हूँ कि मतलब कि हम ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं मोटा मोटा। तो एक जनरल वे सीखना है इस क्वेश्चन को लेकर, नहीं हो सकता ये क्वेश्चन ना आए, मतलब ये क्वेश्चन क्यों आएगा आगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ, कभी भी अगर आप ऐसे करके सीखोगे ना कोर्स को कि ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन नहीं, जनरल चीज़ें सीखो। वो क्वेश्चन भी आएंगे, ये नहीं है कि सारे ही अलग आएंगे, वो भी आएंगे, लेकिन वो सीखने में फ़ायदा नहीं होता, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। जनरल वे सीखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूँ भाई अगली एक्सरसाइज में, लेकिन उससे पहले एक बार ये लास्ट क्वेश्चन बच गया है, ठीक है, ये और कर लेते हैं। What is the approximate average number of women selecting all products together? Approximate average number of women बताना है selecting all products, जो सारे products को select कर रही हैं। वाह जी, मतलब कि क्वेश्चन पढ़ के मेरा दिल दहल गया। मतलब कि ये टोटल बंदे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट ए को सिलेक्ट किया है, उसका 44% महिलाएं हैं। हमने ये निकालनी है कि अच्छा प्रोडक्ट ए को सिलेक्ट करने वाली इतनी महिलाएं हैं, प्रोडक्ट बी को सिलेक्ट करने वाली इतने % महिलाएं हैं, प्रोडक्ट सी को सिलेक्ट करने वाली इस नंबर का टोटल इतने बंदे हैं प्रोडक्ट सी को सिलेक्ट करने वाले, उसका 30%, फिर इसका 28%, फिर इसका 44%, फिर इसका 35%। तो हमने ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। और उसके बाद हमने क्या निकालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ पर आपको करके दिखा सकता हूँ अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा टाइम लगाकर, और यहाँ पर भी हम देखें कि 16,707, 16,686, कितना ही फर्क है इन दोनों में, 16,531, 16,400। तो है क्या एक्चुअल में, मैं क्या कहूँगा आपको, बस तरीका पता होना चाहिए। निकलेगा कैसे कि प्रोडक्ट ए को सिलेक्ट करने वाली महिलाएं कितनी हैं, इस वैल्यू का 44%, इस वैल्यू का 33%, इस वैल्यू का 30%, समझ रहे हो। और जितनी भी महिलाएं आ जाएंगी उनका सम करके 6 से डिवाइड कर देंगे। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन एग्जाम में करने लायक नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। अगर करने लायक भी है तो कब करोगे, जब एग्जाम के बाकी सारे क्वेश्चन हो गए, सिर्फ ये एक क्वेश्चन रहता है, या और क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो उस वे में तो आपको रास्ता पता ही है ना करना कैसा है। इन सब का परसेंटेज निकालना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इसका 33% के लिए मैं ये बोल दूंगा इसका 1/3 निकाल लेना है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन तरीका कैसे है वो आपको पता है, तो वो कितना टाइम लेगा, उससे छोटा कोई भी वैलिड तरीका नहीं होएगा, इसको वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्या होएगा, ये छोड़ने लायक क्वेश्चन होएगा हर हाल में। मेरे ख्याल ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं रह रहा है और ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि बाकी सारे हो गए हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा, तो उस केस में आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको, और हाँ इसका आंसर तो बताना पड़ेगा ना, तो ये है इसका आंसर। ये मैंने खुद कैलकुलेटर से निकाला, मेरा इतना दिल किया ही नहीं इतनी कैलकुलेशन करने का। एग्जैक्ट में कितना आ रहा था, 167,706.6666 ये था। तो 16,706, मतलब इतना एग्जैक्टली आप निकालोगे, इसमें अप्रोक्सीमेशन भी करोगे तो इससे डेविएट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, इसका आंसर ऑप्शन ए है। तो अब मैं आपको मिलता हूँ एक्सरसाइज 1.3 में।